इस वीडियो में हम मुलाकात करेंगे दिल्ली के रहने वाले राहुल बंसल के साथ में, जिन्होंने यूपीएससी 2021 में रैंक 251 हासिल की। उनके लिए ये संघर्ष बाकी टॉपर से थोड़ा सा हटकर था, क्योंकि वो एक पुत्र हैं, एक पति हैं और एक पुत्र के पिता भी हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ में वो अपनी जॉब को भी करते हैं और यूपीएससी 2021 में बेहतरीन रैंक हासिल करके अपने परिवार वालों को गौरवान्वित करते हैं। मिलते हैं राहुल बंसल के साथ में। सबसे पहले सर, इस वंडरफुल अचीवमेंट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सर, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने बारे में सब कुछ बताइए। मेरी फैमिली वैसे हरियाणा से बिलोंग करती है, जींद से, नरवाना से। लेकिन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। मैंने 10th एंड 12th सीबीएसई बोर्ड से किया था और 10th में 90% और 12th में 92% थे मेरे। उसके बाद मैंने बीटेक आईटी किया गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस जो है यूएसआई सिटी द्वारका में है, वहाँ से मैंने आईटी में बीटेक किया। उसके बाद देन आई जॉइंड विंसॉल एज जावा डेवलपर, वहाँ मैं कुछ ही महीने था। देन आई जॉइंड जीएस एसोसिएट्स एज डेटा एनालिस्ट, बिजनेस टेक्नोलॉजी एसोसिएट, कुछ लोग उसको डेटा साइंटिस्ट भी कह देते हैं। फिर वहाँ पे जब मैं 16-17 महीने मेरे को हो गए थे वहाँ पे, देन मेरे मामा जी के लड़के ने बोला कि आप यूपीएससी ट्राई कर लो एक बार। तो फिर वहाँ मैंने जॉब छोड़ के फिर एसएससी दिया। एसएससी में फिर मैं ऑडिटर रहा सीएजी में फॉर 17 डेज़। उसके बाद फिर दोबारा सीजीएल दिया, उसमें इन प्री आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 7। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जहाँ मैं 4.5 साल से हूँ, और इस बार मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया। जी सर। सर, जैसा कि आपने बताया, आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। आपने बहुत से एग्ज़ाम को भी करेक्ट किया, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हुआ, यूपीएससी का रिजल्ट आया, वो लम्हा मुझे पता बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। फिर भी जिस समय आपका रिजल्ट आया, उस समय आपके घर वालों का और आपका कैसा रिएक्शन था और आपको कैसा लगा? जब रिज़ल्ट आया तो मैं ऑफिस में था और आई वॉज गोइंग डाउन स्टेयर्स, कहीं जा रहा था, मैं जेएनबी जा रहा था दूसरी वाले अपने ऑफिस में। तो सीढ़ियों से उतरते उतरते जब पीडीएफ मैंने देखा तो उसमें 2 राहुल बंसल थे एक्चुअली इस साल। एक दूसरे वाले जो है शायद उनका ऑल इंडिया रैंक 377 है। तो कन्फ्यूज़न हुआ कि मेरा वाला कौन सा है, कि मैं रोल नंबर थोड़ा भूल सा गया था, तो रोल नंबर चेक किया। इतने फिर मेरे दूसरे जो साथी थे वहाँ पे, मनदीप थे और नरेंद्र जी थे, तो वो आए वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि आपका रैंक आया। तो बहुत देर तो उस फीलिंग को एब्जॉर्ब करने, आप बोल लीजिए, या फिर उसको फील करने में ही बहुत देर हुई मेरे को, कि मतलब आधा 1 घंटा तो आदमी विश्वास ही नहीं कर पाता कि उसने क्लियर किया है। तो फिर मैंने फ़ोन किया अपने घर पे, अपनी वाइफ को फ़ोन किया, अपनी मम्मी का, फिर मेरा फ़ोन आया। उसके बाद तो फिर अपने आप ही फ़ोन आते रहे। तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो क्या बोलते हैं वो क्लाउड्स में होता है ना इंसान, 7 क्लाउड्स क्या बोलते हैं उसको, तो वो वाली फीलिंग थी। जी सर, जैसा कि आपने बताया, आपने आपकी वाइफ को बताया, तो आपका जो ये संघर्ष है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी पत्नी का भी उतना ही संघर्ष रहा होगा आपके साथ में, आपके पिताजी का, आपके माताजी का। तो आपके जो इस जर्नी के दौरान उनका कितना सहयोग रहा, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पेरेंट्स का योगदान तो कोई बता ही नहीं सकता, वो तो है, वो तो आपकी ज़िंदगी उन्होंने दी है। आप जो कुछ हो, एजुकेशन है, जॉब है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी है, जब तक आपकी ज़िंदगी है तो वो उन्हीं की दी हुई है। तो उनका तो कोई योगदान कोई बता ही नहीं सकता, मतलब वो तो अलग चीज़ हो गई है। बाकी मेरी वाइफ, मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे ऑल्सो हैव वाइफ, बट दे हैव नेवर बीन सो सपोर्टिव। लेकिन मेरी वाइफ पूरे यूपीएससी के दौरान बहुत सपोर्टिव थी। स्पेशली शी हैड अ वेरी पेनफुल प्रेगनेंसी, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन थी बहुत प्रेगनेंसी में। एंड देन वी गॉट अ किड, और उसको संभालना, छोटे बच्चे को संभालना विद, फिर कोविड भी हो गया था, मेरे फादर आईसीयू में थे काफ़ी टाइम ड्यूरिंग द कोविड। मुझे कोविड हुआ, मेरी मदर को कोविड हुआ, सबको कोविड हुआ। तो ऐसे टाइम में एक सपोर्टिव वाइफ आपको चाहिए, तो माई वाइफ वॉज वेरी सपोर्टिव। एंड स्पेशली मैं बताऊँगा, ड्यूरिंग द मेंस मुझे डेंगू हो गया था फॉर 17 डेज़। सो मैं तो छोड़ने वाला था, क्योंकि मेंस जब प्री ख़त्म हुआ तो उसी के बाद मुझे डेंगू हो गया। तो 17 दिन तो मेरे बिल्कुल वेस्ट हो गए थे। तो मुझे लगा यार, एक तो वैसे ही ऑफिस जाना है, ठीक है, टाइम वैसे ही कम है, वो डेंगू हो गया। क्योंकि डेंगू में क्या होता है कि आपका माइंड एकदम नम हो जाता है काफ़ी टाइम के लिए। तो बट शी वॉज़ वेरी सपोर्टिव, उन्होंने बोला कि नहीं आप करो, तो शायद उसी की वजह से मेरा क्लियर हुआ है। सर, हम एक ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हम
कभी खुलकर किसी को धन्यवाद नहीं कर पाते, खास तौर पर जब बात आती है हमारे घर वालों की। अगर आज इस वीडियो को आपके घर वाले देख रहे हैं और अगर आपको ये मंच मिल रहा है कि उनको कुछ कहना है, क्या कहना चाहोगे? खुलकर बोलिए। मैं तो यही कहूँगा, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ या मेरा भाई हो गया, मेरी बहन, मेरी चाची वॉज वेरी सपोर्टिव टू। अगर वो लोग नहीं होते तो मेरा एसएससी क्लियर नहीं होता, मैं यूपीएससी तो बहुत दूर की बात है। अगर इंसान के ऊपर हमेशा मेंटल प्रेशर ही बना रहेगा कि यार मेरे फैमिली मेम्बर्स ही सपोर्टिव नहीं है, तो आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आज जो भी मैं कुछ हूँ, तो मैं तो अपनी पूरा श्रेय में अपनी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को देना चाहूँगा। जी सर। सर अब हम वापस से अपने तैयारी की तरफ हम रुक करेंगे, पूछेंगे सर प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स एक ऐसी जर्नी है जिसके अंदर यूजुअली एस्पिरेंट स्टार्टिंग के अंदर ही फेल हो जाता है। उसके अंदर से आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की जिससे आपका प्रीलिम्स इजीली क्रैक हुआ? प्री के लिए मेरे 2 मेजर फोकस एरिया थे। पहला ये था कि फालतू के क्वेश्चंस कभी अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसे टॉपर्स को देखें जिनके प्री क्लियर नहीं हुए थे शुरुआती राउंड में, तो आपको पता चलेगा उनके जो प्री क्लियर नहीं हुए थे वो हार्डली 1 या 2 या 3 या 4 नंबर से रहते थे वो। और वो भी इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि उनके करेक्ट कम थे, वो हमेशा इसलिए होते थे क्योंकि उनके इनकरेक्ट ज़्यादा हुआ करते थे। तो आप ये कोशिश करिए कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें वेयर यू आर मिनिमम 50% श्योर। इफ़ यू आर नॉट श्योर इन 3 और 4 ऑप्शन, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। वो क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करके आप 0.66 गेन करते हैं, आप लूज़ नहीं करते हैं। तो कभी कभी अटैम्प्ट ना करके भी आप नंबर स्कोर कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए। दूसरा, देयर आर ऑलवेज 2 पार्ट्स टू एनी पेपर, द स्टैटिक पार्ट विच यूजुअली कम फ्रॉम द बुक्स एंड द सेकेंड पार्ट विच इज़ करंट अफेयर बेस्ड विच कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। तो आप ये देखिए, स्टैटिक पार्ट तो आज से 50 साल पहले भी वही था, आगे 50 साल भी वही रहेगा, हिस्ट्री तो वही रहेगी, पॉलिटी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। तो पेपर जैसे मर्जी चेंज हो जाए, जो मर्जी पैटर्न पे आ जाए, आज 10-15 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन आ रहे, हो सकता है 20 के 25 के आ जाएं, लेकिन स्टैटिक पार्ट विल नेवर चेंज। तो वो आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि यार करंट अफेयर कुछ भी आ जाए, स्टैटिक पार्ट में मैं अच्छा स्कोर करूँगा। तो ये 2 स्ट्रैटेजी हमेशा हमेशा आपके पास होनी चाहिए प्रीलिम्स के अंदर। बाकी मेंस की मैं अगर बात करूँ, तो मेंस के अंदर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इट हैज़ टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मेरा ऑप्शनल क्योंकि मैथमेटिक्स था, और मैथमेटिक्स मेक या ब्रेक वाला होता है, चाहे मेक हो जाएगा चाहे ब्रेक हो जाएगा। तो मेरे केस में मेक हुआ, लेकिन जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो मैंने इनका देखा है 180-190 भी लाए वो ऑप्शनल में, दोनों को मिलाकर। और जीएस में बड़ा अच्छा स्कोर कर रहे थे, फिर भी नाम नहीं आया। तो ऑप्शनल शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट एंड ओनली प्रायोरिटी। आई वोंट से ओनली प्रायोरिटी, इट शुड बी फर्स्ट एंड प्राइमरी प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू मेंस। फिर आता है आपका जीएस। जीएस इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। अगर आपके पास आंसर राइटिंग की स्किल्स है और थोड़ा बहुत कंटेंट है, तो आपको जीएस में अच्छे स्कोर मिल जाएगा। आई स्कोर अराउंड 412, जबकि मेरा कंटेंट कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं है, लेकिन मैं आंसर राइटिंग अच्छी करता था, एक पैटर्न पे फिक्स करके चलता था कि मैं इस पैटर्न पे लिखूँगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप जीएस में एक पैटर्न बना लीजिए, कोई भी टॉपर्स 3-4 टॉपर्स की कॉपीज़ देख लीजिए, एनालाइज कीजिए, पर उनको डायरेक्टली कॉपी मत कीजिए। ये एक बड़ी दिक्कत रहेगी, आप डायरेक्टली कॉपी करते हैं तो फिर आपकी ओरिजिनलिटी पीक लूज होनी शुरू होती है। तो यही है दो मेजर मेरे जो मैं कहूँगा प्रायोरिटी है प्री और मेंस के लिए। सर आपने जैसा कि बुक लिस्ट की बात की, अगर शॉर्ट में ब्रीफ में बताया कुछ ऐसी बुक है जो कि कोर सब्जेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने फॉलो की? यूजुअली लगभग बुकें तो सेम रहती है, फिर भी एक बार आप बता देंगे तो एस्पिरेंट को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। प्री के लिए मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, सिंगल बुक, कोई एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने भी नहीं पढ़ी। इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर की लेटेस्ट वीडियोस प्लस उनके नोट्स, सिर्फ वही पढ़ना है, कोई एनसीईआरटी वगैरह नहीं थी। थर्डली ज्योग्राफी के लिए मृणाल सर की यूट्यूब चैनल पर ही रजतनील सोलंकी मैडम की वीडियोस हैं, वो मैंने पूरी की थी। और जो अपनी वीडियोस में वो सोर्सेज बताती गई, उन्हीं सोर्सेज को मैं साथ साथ पढ़ता गया। तो आप उनकी वीडियोस देखिए और साथ साथ जो वो सोर्सेज बता रही है उनको फॉलो करते जाइए। उसके बाद चौथा आता है आपका हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था स्पेक्ट्रम पुराने वाली 400 पेज वाली। उसके बाद एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, उसके लिए क्लास 11th की ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी बोथ। एक ने कुछ लोग तमिलनाडु वाली भी पढ़ते हैं, मैंने वो नहीं पढ़ी थी, मैंने इसलिए एनसीईआरटी सी पढ़ ली दोनों, 11th की ओल्ड एंड न्यू।
और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया के पुराने वाले नोट्स हैं मेरे पास। आजकल बुक्स आ रही हैं उसकी काफ़ी मोटी वाली, लेकिन मेरे पास पुराने नोट्स हैं, वो नोट्स मोर देन सफिशिएंट थे। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे आज से 2 या 3 साल पहले, बट अब क्या है कि इन्वायरमेंट से बड़े वो वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायनामिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो लेकिन पढ़ लीजिएगा शंकर आईएएस को, 1 या 2 बार रीडिंग कर लीजिएगा उसको, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं विजन आईएएस और इनसाइट्स के डेली वाले करंट अफेयर्स थे वो पढ़ता था, उनका डायरी में लिखता था उसको। उसके बाद मंथली में कोई शंकर या जीएस स्कोर की कोई सी पढ़ ली। फिर पेपर के टाइम पीटी 365 विजन के, ये मेरा सोर्सेज थे प्रीलिम्स के लिए। जी सर बात करेंगे ऑप्शनल को लेकर। मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो कि काफ़ी एस्पिरेंट जो कि आईआईटी या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो सोचते लेने के लिए, आपका क्या इसके साथ में जर्नी रही मैथमेटिक्स ऑप्शनल को कवर करने में? क्या आपको कोई समस्या हुई या फिर इसको कवर करना काफ़ी ईजी है? मैथमेटिक्स ऑप्शनल अगर आपका बीटेक आईटी या बीटेक कोई भी हो, अगर वो बैकग्राउंड है आपका मैथमेटिक्स के लिए तो यू कैन गो फॉर इट। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, तीनों ही बड़े हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं ये तीनों, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं तीनों को। और मैथमेटिक्स में मेरी जो जर्नी रही 3 मेंस में, पहले वाले में क्योंकि मेरा खुद का सिलेबस कंप्लीट नहीं था तो उसमें मेरे 230 नंबर आए थे दोनों में मिलाकर। 2018 में मेरे 280 थे और इस बार भी 280 ही हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको वीडियो के बीच में एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसा कि सर ने अपनी बुक लिस्ट को शेयर किया था और सर ने भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के बारे में बताया, हम कोशिश करेंगे कि जो सर के नोट्स है, जो सर के बुक लिस्ट है, उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जाके क्लिक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे बाकी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट टॉपर्स, उनके आपको नोट्स और सजेशन मिल जाएगी। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको हमें पूछने चाहिए, जो कि हमें टॉपर के साथ में डिस्कस करने चाहिए, तो आपको नीचे हमारे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों सर हम कंटिन्यू आगे वीडियो की तरफ रुख करते हैं। सर आपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए बात कर ली, अब हम बात करते हैं मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर। मेंस के आंसर राइटिंग को करते वक्त जैसे कि ज्योग्राफी जैसे टॉपिक को करने में बहुत सारा डायग्राम की वगैरह नीड रहती है, वैसे कुछ एक ऐसे टिप्स जो कि अपने आंसर को बेहतरीन बना सकती है आपकी तरफ से? देखिए, जैसे ज्योग्राफी वाला पार्ट आप अगर आंसर लिख रहे हैं तो ज्योग्राफी वाले पार्ट में सबसे क्रिटिकल क्या होगा? मैप। अगर मैप नहीं है तो ज्योग्राफी का कोई मतलब ही नहीं है। ज्योग्राफी तो मतलब मैप से रिलेटेड है, तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया को या वर्ल्ड का रफ बनाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुंदर सुंदर बनाना है, अगर रफ सा बना दीजिए, वर्ल्ड का हो या इंडिया का हो। और अगर वो कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे अर्थक्वेक का ही लगा लीजिए, अगर वो अर्थक्वेक कोई कॉन्सेप्ट है तो अर्थक्वेक का एक डायग्राम बना दिया जिसमें टेक्टोनिक मूवमेंट्स दिखा दिए हैं, तो ऐसे करके आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके बिना अगर आप ये नहीं करते, मान लीजिए आपने मैप भी नहीं बनाया और डायग्राम भी नहीं बनाया और आपने लिखा बहुत अच्छा है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपने लिखा भी बहुत अच्छा था तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा। स्कोर मिलेगा समझाने के बाद, वो डायग्राम आपको बताना पड़ेगा। तो कोई भी हो, ये आपको मैप्स डायग्राम से आपको ज़रूर बनाने ही पड़ेंगे। जी सर, अब हम बात करेंगे इंटरव्यू को लेकर, क्योंकि इंटरव्यू बहुत हार्ड स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टेज जब स्टूडेंट यूपीएससी के गेट तक पहुंच के वापस आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है। सर इंटरव्यू के लिए क्या सेपरेट कोई तैयारी करनी चाहिए या फिर डे 1 से ही अपने पर्सनालिटी के साथ में कुछ ख्याल करना चाहिए? देखिए यार, इंटरव्यू बहुत हाईली सब्जेक्टिव प्रोसेस है। अब इंटरव्यू पैनल की थॉट्स के साथ आपकी थॉट्स रेजोनेंस में जा रही है कि नहीं जा रही है, फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है नहीं कर रही है, ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। तो जो आपके हाथ में है इंटरव्यू के अंदर, वो 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको जब से आप पैदा हुए हैं और जब से जो आप अभी हैं, पूरा उसका एक चिट्ठा है, तो उसको जानना, उसको पढ़ना, उसके सारे फैक्ट्स को कवर करना, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब कुछ पढ़िए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर आप मान लीजिए आपने हिस्ट्री में ऑनर्स किया है तो हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। पर ये नहीं है कि मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं आया तो कुछ दिक्कत वाली बात हो गई है। बताएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं बताएंगे तो कोई भी ऐसा वो नहीं है। लेकिन अगर आप जितना प्रिपेयर करेंगे अपने आप को डैफ के लिए उतना अच्छा रहेगा। दूसरा, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, 15-20 जितने, जब तक आपका इंटरव्यू चलेगा, जो आपकी डेट होगी और जब शेड्यूल आएगा, अगर वहाँ से लेके वहाँ तक का भी इंटरव्यू
करंट अफेयर कवर कर लेंगे न्यूज़पेपर से, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको एक न्यूज़ को देखा, अच्छा इस न्यूज़ में ऊपर ऊपर मोटा मोटा यही है, तो ये 2 चीज़ें आपको हमेशा जो आप कवर कर सकते हैं आपके हाथ में बस यही है। ओके, एज यू टोल्ड सर यू आर इन ऑलरेडी इन सर्विस। सर कई बार एस्पिरेंट के कमेंट आते हैं, लाइक कुछ लोगों की शादी हो जाती है, तो आपके साथ में तो दोनों केस है, आप ऑलरेडी वर्किंग भी हैं, साथ में आपकी शादी भी हो चुकी है, तो आपके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा। वे एस्पिरेंट जो कि इन सभी समस्याओं के साथ में हैं, उनको आपकी क्या सजेशन है? देखो यार, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि आपने क्यों छोड़ दी यूपीएससी प्रिपरेशन, तो यही होता कि यार मेरी जॉब लग गई, टाइम नहीं मिल पा रहा था, या मेरी शादी हो गई या बेबी हो गया तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बात यह है कि यूपीएससी का ये पेपर डेडिकेशन मांगता है, डेडिकेशन और हार्ड वर्क। अगर आप में डिटर्मिनेशन नहीं है ना, वो कन्विक्शन नहीं है उस चीज़ को करने की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वो कन्विक्शन है, वो डिटर्मिनेशन है अंदर की मैं कर लूँगा, तो फिर चाहे शादी हो या जॉब हो या बेबी हो, वो आपकी तैयारी में इंटरप्शन नहीं है, बल्कि वो मैं ये कहूँगा कि एक कैटापल्ट वाला काम होता है ना, कि किसी चीज़ को मतलब एक स्प्रिंग की तरह काम करेगा, बल्कि आपको फास्ट आगे लेके जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। अगर आपके पास जॉब है तो आप मेट्रो में जाते होंगे या कैसे भी ऑफिस जाते होंगे, तो उस टाइम को यूज़ करिए, लंच को यूज़ करिए, आते हुए रास्ते में जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको यूज़ करिए, घर पे जाके थोड़ा पढ़ लीजिए। तो मैनेजमेंट, अगर कन्विक्शन है तो मैनेजमेंट हो जाएगा। ओके सर। सर एक क्वेश्चन जो कि मुझे पहले पूछना था, क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि आप सर्विस के अंदर हैं, तो सर न्यूज़पेपर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, तो सर आपको टाइम मिल जाता था न्यूज़पेपर के लिए, या फिर न्यूज़पेपर को आप किसी और माध्यम से कवर करते थे? मैंने न्यूज़पेपर आज तक नहीं पढ़ा। मैंने न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू का टाइम पढ़ता था। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि न्यूज़पेपर ना पढ़ने का, क्योंकि यार न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती हैं, आप देखिए वो कमेंट्री ज़्यादा होती है, ठीक है, और यूपीएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं वो अखबार के बहुत छोटे से हिस्से में कहीं छोटी सी खबर होती है। तो मुझे लगता है अगर ये कोचिंग वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं करंट अफेयर बनाने की, तो हमें क्या ज़रूरत है। तो मैं तो उन्हीं के करंट अफेयर पे डिपेंड करता था। बट हाँ, इंटरव्यूज़ के लिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था। बट सर करंट अफेयर्स के लिए डायनेमिक पोर्शन को कवर करने के लिए कुछ ऐसा रिसोर्स है जो कि बता सके, लाइक मैगजीन एंड सम वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल? देखिए, करंट को कवर करना है तो मैं करता था 3 चीज़ें। पहला, डेली करंट अफेयर्स जो मैं इनसाइट से करता था और विजन से करता था, उनके डेली वाले फ्री सोर्सेज हैं। मंथली के लिए जीएस स्कोर या शंकर आईएएस का मंथली, ताकि थोड़ा डाइवर्स हो जाए मेरा नॉलेज। बाकी जो प्री से पहले विजन के पीडी 365 आता था, वो ये मेरे 3 सोर्सेज हुआ करते थे। ओके सर मुझे जहाँ तक आपने टाइम दिया, आपका शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी है, मैंने सर से पहले बात की थी, सर को कहीं पे निकलना भी था, फिर भी सर ने चैनल को टाइम दिया, हमें टाइम दिया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सर आप सर्विस के अंदर, मुझे जहाँ तक आशा है, आप देश के अच्छे ऑफिसर बन के देश को सर्व करेंगे। मेरी तरफ से और पूरे सिविल एस्पिरेंट की टीम की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में हम फिर मिलते हैं, ऐसे ही किसी टॉपर के साथ में डिस्कस करेंगे आपके सवालों को। आपको इंस्टाग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, अपने सवालों को पूछिए, हम टॉपर के साथ में डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में इसी प्लेटफॉर्म पर किसी और टॉपर के साथ में किसी और दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।